सीतापुर गांव उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसा एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, खपरेल की छतें और खेतों की हरियाली ही यहाँ की पहचान थी। यहीं एक कोने में रहता था बटेसर, उसकी पत्नी ललिता और दो बच्चे, पिंकी और मुन्ना। उसका ये छोटा सा परिवार था। सीतापुर गांव खुशहाल तो था, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही मतलबी और कंजूस थे। गांव का कोई भी व्यक्ति किसी की भी मदद नहीं करता था। पिताजी, मैं आपको कितने दिनों से रामू काका की गरम गरम जलेबी लाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं मानते। अब मैं आपसे कट्टी हो गई हूँ। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं, मेरी प्यारी बेटी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं जब भी बाजार जाता हूं तो जलेबी लाना भूल जाता हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए जलेबी लेकर जरूर आऊंगा। अब तुम मुस्कुरा दो। नहीं पिताजी, आपने पिछली बार भी ऐसा ही कहा था और आप बाजार से बिना जलेबी के ही लौट आए थे। नहीं नहीं बेटा, इस बार मेरा पक्का वादा है कि मैं तुम्हारे लिए जलेबी जरूर लेकर आऊंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और पिताजी, मेरे लिए आप बुढ़िया के बाल लेकर आइएगा। मुझे वो खाना बहुत पसंद है। अरे सुनिए, घर में आटा चावल सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मैं खाने के लिए क्या बनाऊं? आप बाजार तो जा ही रहे हैं, तो वहां से राशन का सामान भी ले आइएगा, वरना आज का खाना नहीं बन पाएगा। अरे ललिता, मैं तो राशन का सामान बहुत पहले ही लेकर आ गया होता, लेकिन सेठ ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो मेरे पैसे देने का नाम ही नहीं लेता। जब भी मैं उसके पास जाता हूं, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देता है। तो ऐसा कब तक चलेगा? आज आप उसके पास जाइए और उससे पैसे मांगिए। वो सेठ बहुत ही कंजूस है। जब तक आप बार बार अपने पैसे नहीं मांगेंगे, तब तक वो पैसे नहीं देगा। हाँ, मैं जानता हूं ललिता, मैं कई बार हवेली पर जा चुका हूं, लेकिन सेठ हमेशा ही मना कर देता है। इस बार तो उसने 22 तारीख को आने को कहा था। अरे, तो अब मुहूर्त क्या देख रहे हैं? आज ही तो 22 तारीख है। आप भी एकदम भुलक्कड़ हैं। अब जल्दी जाइए और पैसे लेकर राशन का सामान ले आइए। मैं तो भूल ही गया था कि आज 22 तारीख है। मैं अभी जाता हूं और सेठ से अपने पैसे लेकर आता हूं। तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। फिर बटेसर सेठ की हवेली की ओर अपने पैसे लेने के लिए निकल जाता है। अरे बटेश्वर भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी से? क्या बताऊं भाई, सेठ कालीचरण ने 3 महीने से मेरी मजदूरी नहीं दी है। जब भी मैं पैसे मांगने जाता हूं, कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देता है, लेकिन आज मैं अपने पैसे लेकर ही लौटूंगा। हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही कही। सेठ कालीचरण बहुत ही कंजूस और खराब इंसान है। उसने मेरे भी मजदूरी के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें आज पैसे मिल जाएं। और लखन भाई, तुम्हारा मिट्टी से बर्तन बनाने का काम कैसा चल रहा है? कुछ कमाई हो रही है या नहीं? हाँ भाई, कमाई तो अच्छी हो रही है, बस मेहनत थोड़ी ज्यादा है। लेकिन अगर परिवार का पेट भरना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है भाई। मैं भी अगर आज राशन का सामान नहीं लाया तो मेरा परिवार आज भूखा सोने पर मजबूर हो जाएगा। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बटेसर ठाकुर की हवेली पहुंच जाता है। अरे बटेसर, आज हमारी हवेली में कैसे आना हुआ? आज तो कोई काम नहीं है, तू कभी और आना। सेठ जी, मैं काम करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी 3 महीने की मजदूरी के पैसे लेने आया हूँ। मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मेरे बच्चे भूखे हैं। कृपा करके मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे बच्चे भूखे हैं तो क्या मुझसे पूछ कर तुमने बच्चे पैदा किए थे? अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ दिन बाद आ जाना। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मुझे घर के लिए राशन का सामान लेकर जाना है, नहीं तो आज मेरा परिवार भूखा सोएगा। बटेसर, ये बहाने तुम किसी और को देना। मैंने ये बहाने बहुत सुने हैं। अब तू कुछ दिन बाद आना, तब मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगा। सेठ जी, आपने कई बार कहा है कि कुछ दिन बाद आना, और जब मैं कुछ दिन बाद आता हूं तो आप फिर वही बात दोहराते हैं। मैं आपसे अपनी मजदूरी के पैसे मांग रहा हूं, कोई हराम का पैसा नहीं मांग रहा। इसलिए कृपया मेरे पैसे मुझे अभी दे दीजिए। बुरा मत मानना कालीचरण, लेकिन तुमने अपने नौकरों को बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। अगर मेरा नौकर ऐसा बोलता तो मैं अब तक उसकी पिटाई कर चुका होता।
मक्खी मार के। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? इतना बोलकर कालीचरण बटेसर को मारने लगता है। ले, अब मिल गए तेरे पैसे। जब मैं अच्छे से बोल रहा था तब तेरे समझ में नहीं आ रहा था। सेठ जी, गरीबों पर इतना जुल्म आपको एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। ये मेरी बद्दुआ है। अब चल भाग यहां से। मैंने बहुत से देखे हैं ऐसे बद्दुआ देने वाले, लेकिन आज तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अब जल्दी भाग, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो फिर से तेरी पिटाई कर दूंगा। उदास होकर बटेसर अपने घर की ओर निकल जाता है। ये क्या हो गया जी? आपके शरीर पर ये चोट के निशान कैसे हैं? फिर बटेसर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उस सेठ को केड़े पड़े जो गरीबों की पसीने की कमाई को भी अपनी तिजोरी में बंद करके रखता है। अब जो हो गया उसे छोड़ो। ये सोचो कि हम राशन का सामान कैसे लाएंगे, क्योंकि अब तो सेठ से पैसे मिलने से रहे, और तुमने बताया था कि आज घर में कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए और आराम करिए। मैंने गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए थे, मैं उसे तोड़ देती हूँ, फिर आप उसी से राशन का सामान ले आइएगा। लेकिन ललिता, उस गुल्लक में पैसे तो तुमने अपनी सोने की बाली खरीदने के लिए जमा किए हैं। उसे रहने दो, हम कोई और रास्ता देखते हैं। नहीं नहीं जी, सोने की बाली तो बाद में भी आ सकती है, लेकिन अगर राशन नहीं रहेगा तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। और वैसे भी पैसे अगर बुरे समय में काम नहीं आएंगे तो उनका होना फिजूल है। फिर ललिता अपना गुल्लक फोड़ देती है और उसमें से निकले पैसे बटेसर को दे देती है। बटेसर बाजार जाकर राशन का सामान ले आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बरसात के दिन आ चुके थे। सभी गांव वाले बारिश होने का इंतजार कर रहे थे ताकि खेतों के सूखे चेहरे पर हरियाली लौट सके। ललिता, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे गुजारा कैसे होगा। मैंने कई जगह देखा, लेकिन कहीं पर भी काम नहीं मिला। आप चिंता मत करिए, अभी घर में कुछ दिनों का राशन और थोड़े पैसे बचे हैं। आप बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तो बस ऊपर वाले पर ही भरोसा है। लेकिन ललिता, मैंने ये सोचा है कि मैं कोई व्यापार करूं। तुम्हारे याद है, लखन को भी कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर उसने मिट्टी से बर्तन बनाने का काम शुरू किया और अब उसकी कमाई बहुत अच्छी हो रही है। उसने मुझे बताया था। तो क्या आप भी मिट्टी के बर्तन बनाएंगे? लेकिन आपको तो बर्तन बनाना आता ही नहीं है। आप तो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, इसलिए आप कुछ ऐसा देखिए जिसमें आप निपुण हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं सोच रहा हूं कि हम पानी पूरी का ठेला लगाएं। उसमें लागत कम आती है और मुनाफा ज्यादा होता है। अगर हमारा ठेला अच्छा चलने लगा तो हमारी कमाई बहुत अच्छी हो जाएगी। और वैसे भी गांव में एक भी पानी पूरी का ठेला नहीं है। सभी लोग बगल के गांव में खाने जाते हैं। हाँ, आपका ये विचार तो बहुत अच्छा है। मुझे भी पानी पूरी बनानी आती है, लेकिन पानी पूरी का ठेला महंगा आता है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं पुराना ठेला खरीद लाऊंगा। वो बहुत सस्ते में मिल जाएगा। भले ही वो थोड़ा टूटा होगा, लेकिन मैं उसकी मरम्मत कर दूंगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फिर ठीक है, आप कल से ही पानी पूरी की दुकान लगाना शुरू कर दीजिए। अगले दिन बटेसर एक पुराना ठेला खरीद लाता है और उसकी मरम्मत करने लगता है। दूसरी ओर ललिता पानीपुरी बनाने लगती है। सब कुछ तैयार करके बटेसर बाजार में फुल्की बेचने निकल पड़ता है। आइए आइए, स्वादिष्ट और चटपटे मसाले के साथ गोलगप्पे खाइए। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। जल्दी लीजिए, 10 रुपए में 10 गोलगप्पे। इस तरह बटेसर ग्राहकों को आवाज लगाकर बुला रहा था। तभी एक आदमी बटेसर के पास आता है। अरे भाई, हमारे गांव में एक भी गोलगप्पे की दुकान नहीं थी। तुमने अच्छा किया जो गोलगप्पे की दुकान लगा ली। जरा एक प्लेट गोलगप्पे तो देना, देखता हूं तुम्हारे गोलगप्पों का स्वाद कैसा है। हाँ हाँ भाई, मेरे गोलगप्पे बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटे हैं। आप एक बार खाकर देखिए। फिर बटेसर उसे गोलगप्पे देता है। आदमी गोलगप्पे खाना शुरू करता है तो उसे वे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अरे वाह भाई, तुम्हारे गोलगप्पे तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मुझे तो मजा ही आ गया। 20 रुपए के गोलगप्पे मेरी पत्नी के लिए भी दे देना।
इस तरह जो भी बटेसर के गोलगप्पे एक बार खाता, वो तारीफ करता ही रह जाता। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी और उसकी आमदनी भी अच्छी होने लगी। ललिता, देखो, आज पूरे 200 रुपए की कमाई हुई है। जो भी गोलगप्पे खा रहा था वो तारीफ किए बिना रह नहीं पा रहा था। तुमने सच में गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाए हैं। चलो अच्छा है, बस मैं ऊपर वाले से यही दुआ कर रही हूँ कि हमारी दुकान इसी तरह चलती रहे ताकि हमारे ऊपर से ये गरीबी का साया हट सके। इसी तरह बटेसर अपनी दुकान लगाता रहा और उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। 4 दिन इसी तरह बीत गए। फिर एक दिन सेठ कालीचरण अपने एक नौकर के साथ बटेसर के पास आता है। बटेसर, हमारे गांव में कुछ दिन बाद बाढ़ आने वाली है, इसीलिए बाढ़ से बचने के लिए मैं शहर से जरूरी सामान लेकर आऊंगा। इसी कारण मैं सभी गांव वालों से चंदा इकट्ठा कर रहा हूं। सेठ जी, आपने यही बात पिछली बार भी कही थी, लेकिन तब तो कोई बाढ़ आई ही नहीं थी। ऊपर से आपने पहले दिए गए पैसे भी नहीं लौटाए और अब फिर से पैसे मांगने आ गए हैं। अरे बटेसर, पुरानी बातों को भूल जाओ। लेकिन अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं सारे गांव वालों को बता दूंगा कि तुमने गांव की मदद के लिए चंदा नहीं दिया है। फिर गांव वाले तुझसे खुद पैसे निकलवा लेंगे। सेठ जी, आप मुझे गांव वालों की धमकी मत दीजिए। मैं आपको पैसे दे रहा हूं, लेकिन सिर्फ गांव वालों की भलाई के लिए, वरना मुझे आप पर जरा भी भरोसा नहीं है। ये बात सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबा लेता है। फिर बटेसर उसे 50 रुपए दे देता है। फिर पैसे लेकर सेठ और उसका नौकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सेठ अपने मुनीम के साथ खड़े होकर बात कर रहा होता है। तभी बटेसर और उसकी पत्नी वहां से गुजरते हैं। वे दोनों सेठ के पास जाते हैं और बटेसर कहता है, क्या बात है सेठ जी, आपने तो कहा था कि गांव में बाढ़ आने वाली है, लेकिन यहाँ तो एक बूंद बारिश भी नहीं गिरी है। हाँ हाँ, बस बारिश होने ही वाली है। कुछ दिन और हैं, फिर बारिश शुरू हो जाएगी। अच्छा, लेकिन आपने तो ये भी कहा था कि आप चंदा इकट्ठा करके शहर से सामान लाएंगे, लेकिन आपने तो कुछ भी इंतजाम नहीं किया। कहीं सारे पैसे आपकी जेब में तो नहीं चले गए? चुप कर जा बटेसर। 50 रुपए का चंदा देकर अपने आप को राजा समझ रहा है। किसी और ने मुझे ये सवाल नहीं पूछा। इतना सुनकर दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते हैं। लेकिन ठाकुर को बटेसर की बात बहुत बुरी लगती है। ठाकुर साहब, एक बात बताइए, क्या गांव में सच में बाढ़ आने वाली है या आपने सभी से झूठ कहा है? अरे मुनीम जी, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि हमारे गांव में बाढ़ आने की संभावना है, लेकिन मुझे लगता है कि हर साल की तरह इस बार भी कोई बाढ़ नहीं आएगी। मैं हर बार बाढ़ के बहाने चंदा इकट्ठा कर लेता हूं। अगर बाढ़ नहीं आई तो सारा पैसा मेरी जेब में चला जाएगा। वैसे भी अखबार में हर साल यही छपता है, लेकिन बाढ़ आज तक नहीं आई। वाह सेठ जी, क्या बात है। आपके दिमाग को तो मानना पड़ेगा, लोमड़ी से भी तेज चलता है। इसीलिए तो मैं सेठ हूं और तू मेरा मुनीम। लेकिन ये बटेसर अब अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गया है। जब से इसने पानीपुरी का ठेला खोला है, तब से इसकी जबान बहुत चलने लगी है। अब कुछ भी हो जाए, मैं इसका ठेला बंद करवा कर ही रहूंगा। इस तरह दिल में बदले की आग लिए ठाकुर गांव वालों को बटेसर के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। बहुत से लोग बटेसर की तरक्की से जलते थे, इसीलिए सभी धीरे धीरे उसकी पानीपुरी खाना बंद कर देते हैं। अब बटेसर की आर्थिक हालत फिर से खराब होने लगती है। ललिता, आज तो एक भी पानीपुरी नहीं बिकी। कोई भी गांव वाला मुझसे पानीपुरी खरीदने को तैयार ही नहीं है। लगता है उस दिन ठाकुर से सच कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं नहीं जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने सिर्फ सच कहा है, जो कि बिल्कुल सही था। आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ललिता। ऊपर वाले ने सब कुछ ठीक किया था, लेकिन लगता है कि मैं अपने ही हाथों से सब बिगाड़ बैठा। हाँ जी, सेठ ने पूरे गांव को हमारे खिलाफ भड़का दिया है। अब अगर मैं पानी भरने भी जाती हूँ तो सभी मुझे ताने मारते हैं। अब तो इस गांव में रहने का मन ही नहीं कर रहा। चलो पास वाले गांव चलते हैं।
हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ तो जैसे मेरा दम घुट रहा है। हम वहीं चलेंगे और कोई छोटा-मोटा व्यापार शुरू कर लेंगे। इस तरह दोनों अपने बच्चों के साथ गांव से निकल पड़ते हैं। दूसरे गांव के रास्ते में एक जंगल पड़ता है। वे चलते चलते थक जाते हैं और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। अरे ललिता, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुमने कुछ खाने के लिए साथ लाया है? अब मैं क्या बताऊं जी, हमारे घर की हालत फिर से पहले जैसी हो गई थी। फिर भी मैंने 2 रोटियां बनाकर रखी थीं क्योंकि घर में बस उतना ही राशन था। चलो कोई बात नहीं, हम 4 लोग हैं, सब आधी आधी रोटी खा लेंगे, फिर गांव पहुंचकर देखते हैं क्या होता है। बटेसर जैसे ही रोटी का टुकड़ा उठाकर खाने लगता है, तभी वहां एक बूढ़ी महिला आती है। उसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में भूख की चमक होती है। बेटा, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। यहाँ से गुजरते हुए राहगीरों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। अगर मुझे जल्दी कुछ नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। ललिता, बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकते, लेकिन हम दोनों भूखे रह सकते हैं। मैं और तुम अपनी रोटी इस माझी को दे देते हैं। देखो ये कितनी भूखी है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मांझी का चेहरा ही बता रहा है कि वो कितनी बेबस और लाचार है। बटेसर और ललिता अपनी रोटियां उस बूढ़ी महिला को दे देते हैं। वो जमीन पर बैठकर रोटी खाने लगती है। रोटी खाते ही वो एक सुंदर परी में बदल जाती है। अरे, तुम कौन हो और वो माझी कहाँ गई? बटेसर, मेरा नाम सोनपरी है। एक श्राप के कारण मैं बूढ़ी बन गई थी, लेकिन तुमने निस्वार्थ भाव से अपनी रोटी मुझे दी, इसलिए मैं श्राप से मुक्त हो गई हूँ। मैं तुम्हें 2 बातें बताना चाहती हूँ। पहली, तुम्हारे घर के नीचे खजाना दबा है, और दूसरी, कुछ ही दिनों में तुम्हारे गांव में भीषण बाढ़ आएगी, जिसमें कई लोगों की जान जा सकती है। यदि तुम चाहो तो उन्हें बचा सकते हो। इतना कहकर सोनपरी वहां से गायब हो जाती है। ललिता, क्या मैं सपना देख रहा हूं या ये सब सच में हो रहा है? नहीं जी, ये सब सच में हो रहा है। चलिए जल्दी से अपने गांव लौटते हैं और सबको बचाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। गांव वाले अच्छे हैं, बस सेठ की बातों में आकर भटक गए थे। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। दोनों अपने गांव लौट जाते हैं। घर पहुंचकर जब खुदाई करते हैं तो उन्हें सोने के सिक्कों से भरा बक्सा मिलता है। वे बहुत खुश होते हैं और फिर गांव वालों को बाढ़ के बारे में चेतावनी देने लगते हैं, लेकिन किसी को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। अरे सुना क्या भाई, बटेसर कह रहा है कि कल गांव में भीषण बाढ़ आने वाली है। लगता है अब वो अपने आप को ज्योतिषी समझने लग गया है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। उसका पानी पूरी का व्यापार जब बंद हो गया तो अब उसने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया है। वो भला कुछ भी कर ले, लेकिन हमें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ललिता, अब हम क्या करें? गांव का कोई भी व्यक्ति हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सभी को लगता है कि हम उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने भी कई महिलाओं से बात की, लेकिन उन्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वे सभी मुझे ज्योतिषी पंडिताइन कहकर ताने मार रही थीं। देखो ललिता, मुझे उस परी की बातों पर पूरा भरोसा है। कल हमारे गांव में जरूर बाढ़ आएगी। अब तो हमारे पास काफी सारा पैसा है। मैं इन सोने के सिक्कों को शहर में बेच आता हूँ और बाढ़ से बचने की सामग्रियां ले आता हूँ। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आप जल्दी जाइए, शायद ऊपर वाला ही हमारे द्वारा लोगों की जान बचाना चाहता है। फिर बटेसर सोने की सिक्कों की पोटली लेकर शहर की ओर निकल जाता है और शाम तक बाढ़ से बचने के लिए कई सारी हवा से चलने वाली नावें और पानी में तैरने वाली जैकेटें लेकर लौट आता है। अगले दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। कुछ घंटों की भीषण बारिश से ही गांव में जलभराव शुरू हो जाता है और देखते ही देखते बारिश बाढ़ का रूप लेने लगती है। सभी गांव वालों की जान हलक में आ जाती है, क्योंकि उनके पास बाढ़ से बचने के लिए कोई भी उपाय या सामग्री नहीं थी।
तभी बटेसर और उसका परिवार नाव लेकर सभी गांव वालों से उसमें बैठने के लिए कहता है। सभी लोग नाव में बैठने लगते हैं, जिससे कई लोगों की जान बच जाती है, लेकिन कुछ लोगों को बटेसर नहीं बचा पाता। कुछ ही समय बाद बारिश रुक जाती है और बाढ़ का पानी भी गांव से निकल जाता है, लेकिन सभी लोग हाथ में लाठी लिए सेठ के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। सेठ कालीचरण, जल्दी से घर से बाहर निकल। आज तेरे कारण मैंने अपने बेटे को खो दिया है। हम सभी से चंदा इकट्ठा करके तूने बाढ़ से बचने का कोई भी सामान नहीं खरीदा। सेठ ने घर के अंदर से ही लोगों का आक्रोश देख लिया था और वो बहुत ज्यादा डर चुका था। फिर भी हिम्मत करके वो घर से बाहर निकलता है और लोगों को समझाने की कोशिश करता है। देखो भाइयों, मुझे लगा कि अब बाढ़ शायद नहीं आएगी और मैं आप लोगों के पैसे वापस करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से बाढ़ आ गई और मैं कुछ भी ना कर सका। हाँ सेठ कालीचरण, भले ही तुम कुछ न कर सके, लेकिन अब हम सब कुछ करेंगे। तुम्हारे कारण हमारा सारा अनाज पानी में बह गया, इसलिए अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। हम तुम्हारे गोदाम से अनाज की बोरियां ले जा रहे हैं, तुम इसे अपना पश्चाताप समझ लेना। ठाकुर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने अभी कुछ भी किया तो लोगों का गुस्सा उस पर भारी पड़ जाएगा। इसलिए ठाकुर कुछ नहीं करता और सभी लोग अनाज की बोरियां लेकर अपने अपने घरों की ओर निकल जाते हैं। उसी दिन के बाद से सभी गांव वाले बटेसर और ललिता का बहुत अधिक सम्मान करने लगते हैं।